हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कवर कर लिया था। तो आइए दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अभी तक हमने चैप्टर 2 तक देखा कि उस समय जो लोग थे दे आर आइदर हंटर्स और गैदरर्स। वो या तो हंटर्स थे या गैदरर्स थे। ओके, वो एक जगह अपना फूड प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि अब लोगों ने धीरे धीरे फूड प्रोडक्शन सीख लिया है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो न्यूनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉयल्ड राइस। न्यूनो एक लड़की है जो अपना फेवरेट खाना खा रही है, बॉयल्ड राइस, squash, pumpkins, beans, and meat. Her grandmother had grown the squash, pumpkin, and beans in the little garden plot at the back of her house. उसकी ग्रैंडमदर ने ये सब चीज़ें अपने गार्डन में उगाई हैं। She remembered the food had been so different when she had been to मध्य प्रदेश as a part of a school trip. उसको याद आता है कि भाई मध्य प्रदेश में जब वो स्कूल ट्रिप पे थी तो वहाँ पर फूड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। इट वॉज हॉट एंड स्पाइसी। वाई वॉज दैट सो? वहाँ का जो खाना था वो हॉट और स्पाइसी था, ऐसा क्यों? तो भाई रीजनल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फूड प्रोडक्शन होता है, वो डिपेंड करता है क्लाइमेट पर। तो अलग अलग क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे कैसा फूड प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए न्यूनो को मध्य प्रदेश में कुछ डिफरेंट खाना मिला जो कि काफ़ी हॉट और स्पाइसी था। ओके, वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड की बात करते हैं दोस्तों। वैरायटी ऑफ फूड, ओके, चलिए। वैरायटी ऑफ फूड। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर्ड। आज हमें जो कुछ भी फ्रूट, फूड, वेजिटेबल, मिल्क, मीट मिलता है वो या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल राइस रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। अलग अलग प्लांट्स जो हैं अलग अलग कंडीशन में ग्रो होते हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई राइस को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड बार्ले। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरियाज। इससे हमें ये बात पता चलती है कि फार्मर्स कुछ चीज़ें कहीं और पे और कुछ चीज़ें कहीं और पे उगाते थे। भाई ऐसा नहीं कि भाई जो टी है, टी प्लांटेशन जो चाय की खेती है, वो कहीं भी हो सकती है, वो पहाड़ों पर ही होगी, वो प्लेन एरियाज़ में नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकती। तो डिपेंडिंग अपॉन दी क्लाइमेटिक कंडीशंस की भाई वहाँ पे पानी की कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, उस पर डिपेंड करती है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन या खेती। Different animals too prefer different environment. For example, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environments. But as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. तो यहाँ बता रहे हैं एनिमल्स भी अलग अलग कंडीशन को, अलग अलग एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप और गोट कैन सर्वाइव मोर ईजली देन कैटल। भाई जो शीप और गोट होते हैं वो अदर कैटल के कंपैरिजन में ड्राई हिली एनवायरनमेंट में ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, और बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2, जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि वुमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो भाई चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि भाई मेन और वुमेन हमेशा अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? गैदरिंग कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे, इन सब पे डिपेंडेंट थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग और हर्डिंग की बिगनिंग। वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा था। ओके, जब मीजोलिथिक साइट आई, पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक की तरफ बढ़े तो क्लाइमेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ, मतलब गर्म हुआ, क्लाइमेट हॉट हुआ। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। तो भाई जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो एनिमल्स का मूवमेंट चेंज हुआ, प्लांट्स का प्रोडक्शन चेंज हुआ, उनकी क्वालिटीज़ चेंज, उनके बिहेवियर चेंज हुए। ओके, मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। क्या क्या? द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स, फेल ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जहाँ पर एडिबल प्लांट्स, एडिबल मीन्स फिट टू बी ईटन, कोई ऐसी चीज़ जो खाने लायक हो, फिट टू बी ईटन। तो मैन, वेमेन और चिल्ड्रन ने ऑब्जर्व किया
कि जहाँ पर ये एडिबल प्लांट्स पाए जा रहे हैं, कहाँ पर ये एडिबल प्लांट्स पाए जा रहे हैं, या फिर जो सीड्स होती हैं वो कैसे टूट टूट के ज़मीन पे गिर रही हैं और उनसे नई प्लांट्स निकल रहे हैं। ओके, परहैप्स दे बिगैन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, उन्होंने धीरे धीरे प्लांट्स का ध्यान रखना, ठीक है, उनका ध्यान रखना शुरू किया। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम दी बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो भाई पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कहाँ कहाँ एडिबल प्लांट्स निकल रहे हैं, कैसे सीड्स ग्राउंड पे जा रही है, फेल हो रही है, गिर रही है और उससे नए प्लांट्स निकल रहे हैं। फिर उन्होंने उन प्लांट्स का ध्यान देखभाल रखना शुरू कर दिया भाई, ठीक है, उसको बर्ड्स या अदर प्लांट्स ईटिंग एनिमल से बचाना शुरू कर दिया। ओके, और धीरे धीरे वो प्लांट्स बड़े हुए, सीड्स जो थी वो पकने लगी, फल बनने लगे। इस तरह से उस समय के लोग फार्मर्स बनने लगे। आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ईजी है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 पढ़ लिया तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं है, यहाँ पे हर एक चैप्टर के बारे में, हर एक चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो एक एक करके टॉपिक समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। विमेन, men and children could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। उस समय जो विमेन, मैन या बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो अपने शेल्टर के बाहर थोड़ा बहुत खाना रख देते थे ताकि अगर कोई जानवर वहाँ से पास हो तो वो उस खाने को खाए, और ऐसा फिर उनका रूटीन बन जाता था। तो इस तरह से वो एनिमल्स को टेम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। सबसे पहला जो एनिमल जो टेम हुआ वो कौन था भाई, डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर, डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर। लेटर पीपल एनकरेज्ड एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। धीरे धीरे लोगों ने एनिमल्स को एनकरेज किया कि वो उनके शेल्टर के पास आ पाए, कि भाई मान लिया उस समय के लोग अपना शेल्टर, अपना हट या अपना कैंप लगाते थे, वहाँ पे लोगों ने एनिमल्स को एनकरेज करना शुरू किया कि भाई एनिमल्स उनके शेल्टर के पास आए, उनसे डरे नहीं। कैसे एनकरेज किया भाई, वहाँ पे उनके लिए खाना रख देते थे, या वहाँ पे उनके लिए छोटे मोटे शिकार रख देते थे, कि भाई मान लिया कोई खरगोश वरगोश मार के लाए, रख दिया। ओके, तो ये सब डॉग वॉग सब क्या है, कार्निवोरस एनिमल है, तो ये आते थे उसको खाते थे, तो उनका रूटीन बन जाता था कि भाई यहाँ पे हमें खाना मिलेगा। ओके, तो इस तरह से उनकी आदत लग गई कि जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं उनके आसपास ये एनिमल्स जाने लगे। और उसमें सबसे पहला एनिमल कौन था जिसको इन्होंने टेम किया, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। These animals, such as sheep, goat, cattle, and also the pig, lived in herds, and most of them ate grass. इन सभी एनिमल्स में शीप, गोट, कैटल और पिग, ये सब हर्ड मतलब झुंड में रहते थे और ये सभी घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स। लोग इन एनिमल्स को अटैक से भी बचाते थे भाई, भेड़ बकरियों को, अदर जो प्रेडेटर थे उनसे बचाते थे। ओके, दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स, और इस तरह से वो हर्डर्स बने। अब यहाँ इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। तो बताइए दोस्तों, यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉग को ही सबसे पहले टेम क्यों किया गया। तो भाई इसलिए टेम किया गया कि जो इनके वाइल्ड एंसेस्टर थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रेंडली होते थे, उनको ट्रेन करना ईजी होता था, ट्रेन करना ईजी होता था। ओके, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते थे। और फोर्थ है म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब डॉग जो होते थे वो ह्यूमंस की हेल्प करते थे गार्ड करने में, वॉर्न करते थे उनको, और इन रिटर्न ह्यूमंस भी उनको फूड वगैरह प्रोवाइड करते थे। तो उनको इतनी समझ थी कि भाई कि एक हाथ से देना है, उनकी उनकी रक्षा करना है, प्रोटेक्शन करना है, उनको गार्ड करना है, और वो हमें खाना प्रोवाइड करेंगे, इतना सेंस उनके अंदर था। और अगर देखा जाए तो ऐसा होता भी है रियल लाइफ में, अगर किसी के पास भी पेट है, आपके पास में डॉग है या कैट है, तो उसको इतना सेंस हो जाता है कि भाई ओनर हमको खाना दे रहा है, खाना खिला रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इन रिटर्न वो अपना काफ़ी ज़्यादा लव और केयर भी अपने ओनर्स को शो करते हैं। ओके, उनके अंदर भी फीलिंग होती है, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, और एनिमल्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। ये जो एनिमल्स हमारे आसपास हैं, स्ट्रे एनिमल्स, काऊ है, डॉग है, कैट है, ये स्ट्रे एनिमल्स अगर इतने केपेबल होते तो ये सब जंगल में रहते हैं। ये हमारे आसपास इसलिए रहते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये हम पे डिपेंडेंट हैं कि भाई हम इनको खाना खिलाएं। तो आप कोशिश करिए, इनको थोड़ा बहुत फीड करिए, जितने भी आपकी
कैपेसिटी है 2 रोटी 4 रोटी जो भी आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या प्रोसेस है। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि भाई लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों का ध्यान रखते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और डोमेस्टिकेशन के टाइम पे जो प्लांट्स या एनिमल्स, जो प्लांट्स या एनिमल्स जिनका ध्यान रखते हैं ह्यूमंस, वो धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट से धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टी अलग होती चली जाती है। दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन, क्योंकि लोग एनिमल्स और प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन के लिए सेलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। वो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिनको आसानी से बीमारी नहीं लगती थी, जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती थी। ये तो भाई बीमार होके ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, या एनिमल्स की डेथ हो जाएगी, या उससे फर्दर वो अगर वो बीमार होगा तो उससे और बीमारी फैलेगी। तो वो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स को सेलेक्ट ही नहीं करते थे दैट आर प्रोन टू डिजीज़। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन। और वो ऐसे प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिनमें जो ग्रेन्स हैं वो लार्ज साइज़ के हो, मतलब गेहूँ के दाने या चावल के दाने बड़े बड़े हों। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उनकी जो स्टेम है या उनकी जो स्टॉक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। सपोज़ ये डंडी है, इसमें बहुत सारे ग्रेन लगे हुए हैं, तो भाई ऐसा ना हो कि भाई ये जो डंडी है ये ग्रेन के लोड से टूट के गिर जाए। तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते थे कि भाई जिस डंडी पे बहुत सारे ग्रेन्स लगे हैं वो डंडी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, केपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन। तो वो जो स्टॉक है वो एटलीस्ट इतना स्ट्रांग हो कि वो राइप ग्रेन का वेट को, राइप ग्रेन जो है उसके वेट को बियर कर ले, सह ले, आसानी से टूटे ना। ठीक है, अगर टूट जाएगी ज़मीन पे गिर जाएगी, ख़राब हो जाएगा, चिड़िया खा लेगी, और बहुत सारे जानवर हैं, कैटल हैं, वो सब खा लेंगे, वेस्ट हो जाएगा। Seeds from the selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same qualities. Seeds को प्रिजर्व किया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि भाई हम जो सीड प्रिजर्व कर रहे हैं उसको सो करें, मतलब उसको ज़मीन में बोएं, ठीक है, और उससे हमें अच्छी क्वालिटी का प्लांट मिले, अच्छी क्वालिटी भी मिले और अच्छी क्वांटिटी भी मिले। अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। जो एनिमल्स काफ़ी जेंटल होते थे, जेंटल मीन्स क्या, जो किसी पर अटैक नहीं करते थे, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते थे, फ्रेंडली होते थे, जो ह्यूमन सोसाइटी के आसपास रह सकते थे आसानी से, ओके, उनको ब्रीड कराते थे। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। और धीरे धीरे वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड प्लांट्स से ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या प्लांट्स एकदम अलग होते चले गए। भाई वाइल्ड एनिमल्स का नेचर कैसा है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं वो, और तुरंत अटैक कर देते हैं, ओके। और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, हमारी सोसाइटी में भी रह लेते हैं, चीज़ों को बियर कर लेते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो भाई वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके दांत और उनके हॉर्न्स, सींग वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे, ठीक है, जिससे वो अपनी सेफ्टी कर सकें, अपने लिए शिकार ढूंढ सकें। जबकि नॉर्मल जो डोमेस्टिकेशन वाले एनिमल हैं जिनको हम घर में पाल रहे हैं या जिनको हम किसी पर्पस के लिए पाल रहे हैं कि भाई दूध चाहिए, मिल्क चाहिए या मीट चाहिए, ठीक है, वो सब अलग हैं, ओके। लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिक वन। तो हमारे पास में यहाँ दो डायग्राम है, एक ये पूछ रहा है कौन सा वाइल्ड पिग के हैं और कौन सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है। तो भाई जो छोटे दांत हैं वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल के हैं, सीधी सी बात है, और जो बड़े और नुकीले दांत हैं, देखिए हमें नुकीले हैं, पॉइंटेड हैं, ये वाइल्ड पिग का है, ईजी, ये वाइल्ड पिग का है, ओके। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि भाई डोमेस्टिकेशन एक दिन में सीख गए, नहीं, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व किया, पहले प्लांट्स को देखा, उनके नेचर को ऑब्जर्व किया, वैसे ही फिर सीड्स को देखा, फिर एनिमल्स को देखा कि भाई कौन से एनिमल्स को हम फ्रेंडली बना सकते हैं, कौन से एनिमल्स को टेम कर सकते हैं। तो इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ग्रेजुअल मतलब जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। इट बिगैन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो भाई डोमेस्टिकेशन जो है 12,000 साल पहले डेवलप हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज अ फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। तो आज
जो भी प्लांट या एनिमल प्रोड्यूस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सब रिजल्ट किसका है, वो सब डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है। अगर उस समय के लोग डोमेस्टिकेशन ना सीखते तो आज ये हम तक फॉरवर्ड ना हो पाता। और हम जो भी प्लांट या एनिमल से प्रोड्यूस यूज़ कर रहे हैं, भाई प्लांट से हम लोग फूड फूड मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, वेजिटेबल मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ये एनिमल से हमको मीट मिल रहा है, स्किन मिल रही है, एग मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो ये सब रिजल्ट किसका है, डोमेस्टिकेशन का। डोमेस्टिकेट करना सीखा तभी इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। अर्लीस्ट प्लांट्स जो डोमेस्टिकेट किए गए मतलब जिनको उगाने की कोशिश किया गया, वो क्या थे, व्हीट और बार्ले। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गोट। तो भाई ये हमारे पहले शीप और गोट अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। ओके। और सबसे पहले टेम किसको किया गया, टेम मतलब किसको पहले पालतू बनाया गया, तो वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। ओके दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीने का एक नया तरीका। आइए देखते हैं भाई और क्या क्या चीज़ें सीखा लोगों ने। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर हम एक छोटी सी सीड लगाते हैं तो हम क्या नोटिस करेंगे कि उसको ग्रो करने में थोड़ा समय लगता है। कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain is ripened. तो जब लोगों को कोई प्लांट ग्रो करना होता था भाई, पहले वो सीड लगाते थे तो उसमें समय लगता था। तो भाई सीड जब बड़ा होगा तो छोटा सा प्लांट बनेगा, तो भाई उस प्लांट की देखभाल करेंगे, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा। दैट मीन्स ये पूरा प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगता है। तो ये हमें बता रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस में लोगों को एक जगह रह कर ही ये प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ से लोगों ने सेटलमेंट सीखा, एक जगह रहना सीखा। जबकि इसके पहले वाले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो लोग थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, वो एक जगह नहीं रहते थे। ओके, अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट। भाई जब इससे ग्रेन्स मिलते थे तो भाई ग्रेन्स को स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो भाई लोगों को सोचना पड़ा कि भाई स्टोर कैसे करेंगे। इन मैनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत एरियाज में, बहुत सारे एरियाज में लार्ज क्ले पॉट्स मिले। वो बास्केट्स मतलब बिनी हुई या फिर बुनी हुई बास्केट्स मिली। और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो भाई इन ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए क्ले के पॉट्स मिले, वो बास्केट्स मिली, या फिर गड्ढा मिला ज़मीन में ताकि इनको स्टोर कर सकें। स्टोर नहीं करेंगे भाई तो भाई हर सीज़न में तो ग्रेन मिलेगा नहीं, वो भी सीजनल है, तो उनको काम कैसे आएगा। तो स्टोरिंग की भी यहाँ पे उनकी हैबिट धीरे धीरे डेवलप हुई। सेटलमेंट स्टार्ट हुआ क्योंकि भाई प्लांट की ग्रोथ में समय लगता है। अब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब बताइए दोस्तों, क्या हंटर गैदरर्स जो थे वो पॉट्स यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर है नो। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि वो जगह जगह दे आर वॉन्डरर्स, वो जगह जगह एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, और वो इतने भारी भारी क्ले पॉट को ईजिली प्रैक्टिकली ले करके घूम नहीं सकते थे। वो कि भाई क्ले पॉट तो टूट सकता था, तो भाई इतने भारी भारी चीज़ों को लेकर के घूम नहीं सकते थे। ओके, पॉट्स का हम यूज़ कब कर रहे थे भाई, पॉट्स का यूज़ तब कर रहे थे जब हम चीज़ों को स्टोर कर रहे थे। स्टोर करने की ज़रूरत कब पड़ी, जब हम एक ही जगह रह करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हंटर और गैदरर्स तो एक जगह रहते नहीं हैं, सो दे आर वॉन्डरर्स। और उनके लिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतने हैवी क्ले पॉट्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए। ये पॉट्स टूट भी तो सकते थे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। भाई एनिमल्स ब्रीड करते हैं नेचुरली, भाई वो अपनी पॉपुलेशन नेचुरली इंक्रीज करते हैं। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. That means कि भी जो एनिमल्स हैं वो भी स्टोर ऑफ फूड है। अगर हम उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, देखभाल करेंगे,
तो हमें उनसे बहुत सारे फूड मिल सकते हैं। मीट मिल सकता है, मिल्क मिल सकता है, ओके, एग मिल सकता है, ये सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो एनिमल्स भी स्टोरेज ऑफ फूड ही है। अब यहाँ इन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, अपार्ट फ्रॉम फूड व्हाट आर दी अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। फूड के अलावा हमें एनिमल से और क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे। तो भाई बताइए, फूड के अलावा क्या क्या मिल सकता है। वूल मिल सकता है, स्किन जिससे हम लेदर बनाते हैं, लेदर यूज़ करते हैं, ओके, बोन्स एंड हॉर्न्स, सींग वगैरह या उनकी हड्डियाँ, इससे ऑर्नामेंट्स वगैरह आजकल बनते हैं। डंग, तो भाई काऊ डंग, उससे फ्यूल या फिर मैन्योर, फर्टिलाइज़र, ये सब बनते हैं। और आज के टाइम पे, टुडे, आज के टाइम पे एनिमल्स का यूज़ क्या है भाई, क्यों यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं भाई, कैमल्स का, हॉर्सेस का, बुलक्स का, या फिर आज के टाइम पे हम मिल्क के लिए, वूल के लिए, लेदर प्रोडक्शन के लिए, मैन्योर या फिर बायोगैस के लिए, कंपेनियनशिप या फिर सिक्योरिटी के लिए। सॉरी दोस्तों, तो कंपेनियनशिप या फिर सिक्योरिटी के लिए डॉग्स का यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडर्न टाइम में बहुत सारे यूजेस हैं। और आप यकीन मानिए, सिर्फ ह्यूमंस ही यहाँ पे अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम नेचर का यूज़ नहीं करेंगे और सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ह्यूमंस अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। अगर ह्यूमंस ये सोचेंगे कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो कर लेंगे कुछ दिन तक, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा। इसलिए हमें जो भी डेवलपमेंट करना है, जो भी चीज़ें यूज़ करनी है, वो सब सस्टेनेबल होनी चाहिए, हमारे लिए भी, अदर एनिमल्स के लिए भी, और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ओके। तब जा कर के हम चीज़ों का सही से यूज़ कर पाएंगे, राइटफुल यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, और हो भी रही है प्रॉब्लम्स, आप देख रहे हैं दिन पे दिन क्लाइमेट गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, ओके। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों। फाइंडिंग अबाउट द फिश फार्मर्स एंड हर्डर्स, टर्न टू मैप 2 पेज 14, यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। चैप्टर 2 में हमने एक मैप देखा था दोस्तों, आइए देख लेते हैं यहाँ पर थोड़े से मैप, अभी देख लेंगे मैप इसको। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्स अ साइट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ब्लू स्क्वायर वाले साइट्स हैं, आप वीडियो देखिएगा चैप्टर चैप्टर 2 में, जिसमें ब्लू स्क्वायर्स बने थे, वो सब नियोलिथिक साइट्स थे। नियोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, जिसमें हमारा, आपने बताया था आपको, चीरण था, बिहार में है, ठीक है, या फिर मेहरगढ़ है, इन सब चीज़ों की, इन सब जगह की बात करेंगे। तो ये सब जो साइट्स हैं, यहाँ पे अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स मिले। दीज आर फाउंड ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, ये फार्मर्स और हर्डर्स पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिले। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मर्स या हर्डर्स मिले। नॉर्थ वेस्ट में कहाँ पे, कश्मीर में, या फिर ईस्ट में भी मिले, साउथ इंडिया में भी मिले। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। भाई इस बात को जानने के लिए कि यहाँ पे सच में सेटलमेंट्स था फार्मर्स का या हर्डर्स का, साइंटिस्ट ने एविडेंस खोजने शुरू कर दिया। और क्या क्या उनको एविडेंस मिले, भाई फार्मर्स हैं या हर्डर्स हैं, तो उसके लिए उनको प्लांट के एविडेंस चाहिए या एनिमल्स के एविडेंस चाहिए। तो उनको वहाँ पे एनिमल्स की बोन्स मिली, बहुत सारे ग्रेन्स मिले। अब ग्रेन्स का फॉर्म क्या था, बर्न्ट, जले हुए दाने मिले, बर्न ग्रेन मिला। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन। दीज में हैव बीन एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, हो सकता है ये ग्रेन को एक्सीडेंटली या गलती से जल गया हो, या फिर इसको किसी पर्पस से जलाया गया हो। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent। ओके, तो साइंटिस्ट को मालूम चला कि भाई खेती तो हो रही थी, एग्रीकल्चर हो रहा था, और इस सब कॉन्टिनेंट, जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलग अलग पार्ट में लोग अलग अलग चीज़ें उगा रहे थे, खेती कर रहे थे। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बोन्स भी मिली, जिसको साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दे रखी है दोस्तों, इस टेबल में अलग अलग साइट के बारे में बताया गया है, वही जो ब्लू स्क्वायर्स है चैप्टर 2 में, न्यूलिथिक साइट्स। आइए देख लेते हैं। जैसे साइट है एक मेहरगढ़, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, वीट, बार्ले, ओके, और बोन्स किसकी किसकी मिली, शीप, गोट या फिर कैटल की। नेक्स्ट है कोलडेवा, ये कहाँ पे, यूपी में। यहाँ पे क्या क्या मिला, राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, मतलब टूटी फूटी एनिमल की बोन्स मिली।
महागढ़ इन प्रेजेंट डे यूपी, यहाँ पे राइस, कैटल, हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, ये भी मिला। हूफ मार्क्स क्या होते हैं? हूफ बेसिकली जैसे आपने हॉर्स देखा होगा भाई, हॉर्स, तो जो जो घोड़े के पंजे होते हैं, जब घोड़ा टबक टबक टिक 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 चलता है, ठीक है, तो उसमें जो सख्त नाखून होते हैं, उनके जो हार्ड नेल होते हैं, नेल्स, उसको हूफ बोलते हैं, जिससे आवाज़ आती है खट 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 की, है ना, तो वो सब हूफ होते हैं। हूफ मतलब उनके हार्ड नेल्स। तो क्ले सरफेस पर हूफ के मार्क्स भी मिले। नेक्स्ट है गुफ्राल। गुफ्राल प्रेजेंट डे कश्मीर में, यहाँ पे वीट और लेंटिल मिला। बुरजा होम, ये भी कश्मीर में है, यहाँ से वीट, लेंटिल और बोन्स किसके मिले? डॉग, कैटल, शीप, गोट, बफेलो के कुछ ट्रेसेस मिले। चीरन जो कि बिहार में है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से वीट मिला, ग्रीन ग्राम, बार्ले, बफेलो ऑक्स के कुछ बोन्स वगैरह मिले होंगे। नेक्स्ट है हालूर इन दी प्रेजेंट डे ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ से मिलेट, कैटल, शीप, गोट और पिग। तो मिलेट हमारा हो गया ग्रेन, और इनके कुछ बोन्स के अवशेष या एविडेंसेस मिले होंगे। नेक्स्ट है पय्यमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से ब्लैक ग्राम, काला चना, मिलेट, कैटल, शीप और पिग, इनके बोन्स वगैरह मिले होंगे। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। तो इन सब साइट्स से क्या क्या मिला? ग्रेन और बोन्स मिले। और ये सब बेसिकली जनरली ये सारी जो है नियोलिथिक साइट्स हैं दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि यहाँ पे इस समय जो लोग थे वो हंटर गैदरर्स से वो फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने डोमेस्टिकेशन भी सीखा। इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अब उनको और भटकने की ज़रूरत नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अब उनके पास एक एस था कि वो एक जगह रह कर ही अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते थे। ओके, तो टूवर्ड्स अ सेटल लाइफ, तो वो धीरे धीरे अपनी सेटल लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे, सेटलमेंट हो रहा था उनका एक ही जगह। ओके, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। तो भाई जब उनको एक जगह रहना पड़ेगा तो वो अपने लिए हाउसेस बनाएंगे, हट्स बनाएंगे। तो भाई आर्कियोलॉजिस्ट को हाउसेस भी मिले, हट्स भी मिले। ओके, फॉर इंस्टेंस इन बुरजा होम, बुरजा होम कहाँ पे भाई? कश्मीर में। वहाँ पे क्या मिला? पीपल बिल्ट पिट हाउसेज, लोगों को पिट हाउसेज मिले, विच वर डग इनटू दी ग्राउंड, ग्राउंड में गड्ढा बना करके, जमीन में गड्ढा बना करके लोग रहते थे, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। भाई उस गड्ढे में सीढ़ियाँ उतरती थी। ओके, सीढ़ियों से वो नीचे जाते थे। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। वो घरों में क्यों रहते थे भाई, ऐसे घरों में? ताकि उनको कोल्ड शेल्टर से, अरे कोल्ड वेदर से शेल्टर मिले, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडक से बचने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी हर्ट्स, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स एंड आउटडोर्स। हर्थ क्या होता था? भट्टी टाइप का, जिस पे खाना पकाया जाता था। तो भाई घर के अंदर भी मिला और घर के बाहर भी मिला। ऐसा क्यों? इट डिपेंड्स ऑन दी वेदर। अगर बहुत ठंडक है भाई, मैं घर के अंदर खाना बना रहे हैं, गर्मी है तो घर के बाहर खाना बना रहे हैं। ओके, डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है ड्रॉ पिट हाउस, यहाँ डायग्राम वगैरह बनाने के लिए पूछ रहा है। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स भी मिले। स्टोन टूल्स तो भाई मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक साइट्स में कैसे स्टोन टूल्स मिलते थे? न्यू पॉलिश्ड स्टोन्स, जो काफ़ी नुकीले होते थे, दे आर माइक्रोलिथ्स। ओके, many of these are different from earlier paleolithic tools and that is why they are called neolithic। और इस समय जो स्टोन टूल्स मिले वो पेलियोलिथिक टूल से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे, इसलिए इनको नियोलिथिक टूल्स कहा गया। दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश्ड, देखिए पॉलिश्ड टूल्स थे, टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। ये सब मोटे मोटे पत्थर होते थे जो ग्रेन को ग्राइंड करने में हेल्प करते थे, पीसने में हेल्प करते थे। एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट से और जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनको पीसने में हेल्प करते थे, क्या? मोटार्स और पेसल्स। मोटार्स एंड पेसल, जैसे आजकल की डेट में सिलबट्टा वगैरह यूज़ होता है, वैसे उस समय मोटार्स और पेसल्स यूज़ होते थे ग्रेन्स को या फिर प्लांट प्रोड्यूस को पीसने के लिए। मोटार्स एंड पेसल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। देखिए
Even today, several thousand years later. At the same time, tools of the Paleolithic types continued to be made and used, and remember some tools were also made of bone. और इस समय पेलियोलिथिक साइट के भी टूल्स बहुत सारे यूज हो रहे थे और बहुत सारे टूल्स बोन्स के भी बनते थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, स्टोन टूल्स हैं। न्यू स्टोन टूल्स, कंपेयर दीज विद द टूल्स शोन ऑन पेज नंबर 13। तो चैप्टर 2 की बात कर रहा है। उस समय के टूल्स हमने देखे थे भाई, कैसे थे, अलग अलग, काफ़ी भारी थे। उस समय माइक्रोलिथ्स भी थे। ओके, तो देखिए काफ़ी बड़ा पत्थर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा शेप है, देखिए शेप है, शेप है यहाँ पे। ओके, तो आप चैप्टर 2 के जो टूल्स थे और इन टूल्स में डिफरेंसेस कंपेयर करके बताइएगा दोस्तों। मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, अर्दन पॉट्स भी मिले। दीज वर सम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। भाई अर्दन पॉट्स में भाई लोग स्टोर करते थे क्या? ग्रेन्स स्टोर कर सकते थे, वाटर स्टोर कर सकते थे। पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स, तो पीपल बिगैन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग। लोगों ने पॉट्स का यूज़ किया कुकिंग के लिए। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, wheat एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। क्योंकि वो राइस, व्हीट और लेंटिल्स ये सब उगाना सीख चुके थे, इसलिए वो इनको पकाते थे पॉट्स में। बेसाइड्स दे बिगैन वीविंग क्लोथ, कपड़े बुनना भी सीख लिया। यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटीरियल, फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। तो अलग अलग मटेरियल से अलग अलग तरह के कपड़े बुनना भी सीख लिया। ओके, कॉटन के कपड़े भी। अब भाई आजकल तो भाई कॉटन उगाया जाता है। कॉटन बताएंगे आप सभी लोग किस तरह की सॉइल पे उगाते हैं? तो ब्लैक सॉइल पे, ब्लैक सॉइल पे कॉटन को उगाया जाता है। ओके, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती है कॉटन के लिए। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? क्या अचानक से ये सारे चेंजेस हुए? डोमेस्टिकेशन हुआ, फार्मिंग स्टार्ट हुई, और मटके वटके बने, पॉट्स बने फूड को स्टोर करने के लिए, नए नए टूल्स बनने लगे। क्या ये सब अचानक से स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर है नो। ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, ग्रेजुअल प्रोसेस था। और इस समय बहुत से लोग, बहुत सी जगह ऐसी भी थी जहाँ पे अभी लोग, मैन वेमेन और चिल्ड्रन, हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे। क्योंकि भाई सबको एक साथ सारी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ जगह के लोग ये सीख रहे थे, लेकिन कुछ जगह के लोग आज भी गैदरिंग और हंटिंग ही कर रहे थे। जैसे अगर हम अपने मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एरियाज़ हाईली बैकवर्ड हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसा हैं, अफ्रीका में है या बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, जो काफ़ी बैकवर्ड हैं। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है। तो सेम उस समय भी जब भी चेंज आता है तो एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है। ओके, तो उस समय भी लोग अभी हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे, और कुछ जगह लोग फार्मिंग और हर्डिंग सीख रहे थे, धीरे धीरे समझ रहे थे। ओके, बिसाइड्स इन सम केसेस पीपल ट्राइड टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। तो लोग ये जो एक्टिविटी कर रहे थे, फार्मिंग, हर्डिंग, ये सब लोग सीख रहे थे अलग अलग सीजन के हिसाब से, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे। भाई बहुत लोग हंटर गैदरर थे, उनको फार्मिंग समझ में आ रही थी, तो भाई वो फार्मिंग कर रहे थे। फार्मिंग करने के लिए उनको सीज़न या क्लाइमेट की समझ होनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे सीख रहे थे। ये सब ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे डेवलप होता है, एट वंस या अचानक से डेवलप नहीं होता है। वॉट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस? आर्कियोलॉजी डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दिस। भाई आर्कियोलॉजी हमें सिर्फ ये बताती है, टाइम पीरियड बताती है या फिर पुरानी चीज़ों की हिस्ट्री बताती है, वो उस समय का कस्टम या प्रैक्टिसेस नहीं बताती है। स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लाइफ्स ऑफ द प्रेजेंट डे फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। ओके, स्कॉलर्स स्टडी करते हैं प्रेजेंट डे फार्मर्स की लाइफ को। ओके, दे हैव ऑल्सो स्टडीड द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स लिव्स इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स। तो जब स्कॉलर ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि भाई जो फार्मर्स और हर्डर्स होते थे वो बड़े बड़े ग्रुप में रहते थे, और उन्हीं ग्रुप को क्या कहते थे? ट्राइब्स। वो एक प्रॉपर कम्युनिटी में रहते थे। Scholars find that they follow certain customs and practices that may have existed earlier as well. स्कॉलर ऐसा मानते थे कि भाई जो ट्राइब्स थी या फार्मर्स या हर्डर्स की कम्युनिटी थी, ये भी कुछ कस्टम्स प्रैक्टिसेस ज़रूर फॉलो करते होंगे जो उस समय एग्जिस्ट करती थी। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन है कि जो ट्राइब्स होती थी या उनके लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे। ओके, ट्राइब्स usually 2 or 3 generations live together in a small settlement or villages।
तो 2 या 3 जनरेशन एक ही गांव में आपस में रहती थी। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर एंड ग्रुप्स ऑफ सच फैमिलीज फॉर्म अ ट्राइब। और बहुत सारी फैमिलीज आपस में मिलजुल के रहती थी और वही ग्रुप आपस में, फैमिली का जो ग्रुप था वही आपस में ट्राइब बनाता था। अब ट्राइब के लोग क्या करते थे उस समय देख लेते हैं दोस्तों। मेंबर्स ऑफ अ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशंस सच एज हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग। जो ट्राइब के मेंबर्स होते थे वो अलग अलग काम करते थे, उनका अलग अलग ऑक्यूपेशन था। क्या? कुछ लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे, हर्डिंग करते थे और फिशिंग करते थे। यूजुअली विमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क। जो विमेन होती थी, ट्राइबल विमेन होती थी, वो बहुत सारा एग्रीकल्चरल काम करती थी, इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को प्रिपेयर करती थी, सीड्स को सो करती थी, लुकिंग आफ्टर द ग्रोइंग प्लांट एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन। चिल्ड्रन का काम क्या होता था? चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर प्लांट्स, प्लांट्स का ध्यान रखते थे, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट माइट ईट देम। जंगली जानवरों को या बर्ड्स को भगाते थे ताकि वो उन प्लांट्स को खा ना जाए, या उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को खा ना जाए, परेशान ना करें। विमेन्स ऑल्सो थ्रेश, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन। वो थ्रेश, हस्क और ग्रेन को ग्राइंड भी करती थी। ये सब क्या है कि भाई थ्रेश मतलब छिलका हटाना, फिर उसको साफ करना, ये सब पूरा प्रोसेस है। मैन यूजुअली लेड लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ पेस्चर। जो मैन होते थे वहाँ के, वो लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल्स को ले जाते थे, ओके, लीड करते थे। क्यों? क्योंकि वो पेस्चर की तलाश, पेस्चर क्या होता है? जहाँ पे घास वास हो, ओके, जहाँ पे ग्रीन ग्रास अवेलेबल हो, बहुत बड़ा सा लैंड जहाँ पे सब जानवर चर पाए, ओके, चरने योग्य भूमि, चरने योग्य भूमि, ऐसी ज़मीन जहाँ पे ये जानवर चर पाए, मतलब घास वास खा पाए, इजिली अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं पेस्चर लैंड। तो जो मैन होते थे वो लेड करते थे बड़े से हर्ड को इन सर्च ऑफ पेस्चर। चिल्ड्रन ऑफन लुक आफ्टर स्मॉल फ्लॉक्स। बच्चे भी छोटे छोटे ग्रुप्स को देखते थे, एनिमल्स के ग्रुप को देखते थे। द क्लीनिंग ऑफ एनिमल्स एंड मिल्किंग इज डन बाय बोथ मैन एंड वेमेन। ठीक है, जानवरों को साफ करना या फिर उनसे मिल्क ऑब्टेन करने का काम मैन और वेमेन दोनों करते थे। बोथ women and men make pots, basket, tools and huts. बोथ women and men पॉट बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, टूल्स बनाते थे, हट्स बनाते थे। दे ऑल्सो टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हट्स। वो सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे, डांस भी करते थे। भाई आपने देखा होगा अलग अलग तरह के डांस होते हैं ट्राइबल ग्रुप के, पत्ती वत्ती पहन के डांस करते हैं और गले में अजीब सी माला, मोतियों की माला वो सब पहने रहते हैं। तो ये उस समय उनका कल्चर था, ओके, उनकी खुद की कुछ प्रैक्टिसेस थी। नेक्स्ट पॉइंट, सम मेन आर रिगार्डेड एज लीडर्स। भाई हर कम्युनिटी का एक लीडर होता है, भाई उसमें भी कुछ मैन होते थे जो लीडर्स होते थे। दे में बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। भाई वो लीडर या तो ओल्ड एक्सपीरियंस होते थे या फिर यंग ब्रेव वॉरियर्स और प्रीस्ट होते थे, ताकि वो अपने लोगों को एक सही रास्ता दिखा पाए। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। ओल्ड वुमेन की लोग रिस्पेक्ट करते थे उनके विजडम, समझदारी और एक्सपीरियंस के लिए। ट्राइब्स हैव रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशंस। ट्राइब्स का रिच और यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन होता था, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज होती थी, म्यूजिक, स्टोरीज और पेंटिंग्स होती थी। दे ऑल्सो हैव देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनके अपने खुद के भगवान, वो अपने, उनका अपना रिलीजन होगा, उनके अपने भगवान होंगे, तो वो उनको मानते थे। What makes tribes different from many other societies you will be studying about is that land, forest, grassland, and water are regarded as the wealth of the entire tribe, and everybody shares and uses this together. There are no sharp differences between the rich and the poor. तो उस समय जो रियल वेल्थ होती थी ट्राइबल पीपल की, वो लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या पेस्चर लैंड, वाटर रिसोर्सेज, ये सब होती थी। और उनमें आपस में इन सब चीज़ों के लिए बंटवारा नहीं होता था, सब मिलजुल के यूज़ करते थे और उनकी ट्राइब में कोई भी रिच या पुअर नहीं होता था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय मेन इन ट्राइबल सोसाइटीज, व्हाट डू वुमेन डू। तो अभी ये पढ़ा हमने, इसमें से आप देख करके इसकी लिस्ट बनाइएगा दोस्तों, ओके। वुमेन क्या होती थी? वो एग्रीकल्चरल वर्क करती थी और ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैन एंड वुमेन दोनों करते थे, जैसे मिल्किंग, एनिमल को क्लीन करने का काम, ये सब काम मैन और वुमेन दोनों करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई आगे। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें। देखिए,
उसके पहले मेहरगढ़ एक गांव था, विलेज। ठीक है, विलेज के बारे में क्या बता रहे हैं कि भाई जो विलेज के लोग थे, मैक्सिमम यहाँ के लोग जो है फूड प्रोडक्शन में एंगेज थे, मतलब यहाँ के मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करते थे, एग्रीकल्चर या फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज्ड इन फूड प्रोडक्शन। तो ये विलेज का उस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था कि उस समय वहाँ के लोग फूड प्रोडक्शन में एंगेज थे। ओके, फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। मेहरगढ़ अभी हमने पढ़ा था कहाँ है भाई, पाकिस्तान में। ओके, और ये भी ब्लू स्क्वायर, से आप चैप्टर 2 के मैप देखेंगे तो वहाँ पे ब्लू स्क्वायर बना होगा, और ये सब नियोलिथिक साइट्स हैं। ओके, दिस साइड इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो ये बोलन पास के पास लोकेटेड है पाकिस्तान में, और बोलन पास से ही ईरान को जाने का रास्ता है। Mehergarh was probably one of the places where women and men learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो मेहरगढ़ से हमको क्या जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोगों ने बारले और वीट को उगाना, ग्रो करना सीखा, और यहाँ के लोगों ने पहली बार शीप और गोट को रियर करना भी सीखा, उनको पालना सीखा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। और मेहरगढ़ की जो भूमि है, जो लैंड है, वो काफ़ी फर्टाइल प्लेन पे है। ओके, Archaeologists who excavated the site found evidences of many kinds of animal bones from the earliest levels. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे एक्सकेवेशन किया, खुदाई करी, तो उनको अलग अलग लेवल पे बोन्स मिले, अलग अलग एनिमल के बोन्स मिले। दीज इंक्लूडेड बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग। तो उनको किसकी किसकी बोन्स मिली, डियर और पिग की बोन्स मिली। इन लेटर लेवल्स, ये लेवल क्या है पढ़ते हैं दोस्तों अभी। इन लेटर लेवल्स दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप एंड गोट। लेटर लेवल्स में उनको शीप और गोट की बोन्स मिली। एंड इन स्टिल लेटर लेवल्स कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। और बाद में धीरे धीरे कैटल की जो बोन्स है वो कॉमन हो गई, मतलब ये शीप गोट ये सब कॉमन हो चुके थे, इसलिए बार बार एक्सकेवेशन पे इनकी बोन्स मिल रही थी। ये इस बात को शो करता है कि भाई उस समय के लोग कैटल रियरिंग सीख गए थे अच्छे से। ओके, सजेस्टिंग दैट दिस वाज द एनिमल दैट वाज जनरली केप्ट बाय द पीपल। तो उससे ये बात मालूम चलती है कि उस समय के लोग कैटल रियरिंग सीख गए थे। और शीप और गोट या डियर कोई लोग अपने पास रख रहे थे, और पिग, इन सब जानवरों को लोग अपने पास रख रहे थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। मेहरगढ़ पे और क्या मिला, रेक्टेंगुलर हाउसेस मिला, उसके रिमेन्स मिले, अवशेष मिले। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। देखिए यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4। ऐसे ही आजकल कमरे बनते हैं, बीच में कंपार्टमेंट होता है। ओके, सबका जो है बाइफर्केशन होता है, डिमार्केशन बाउंड्रीज होती हैं। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। और इसमें से कोई एक कंपार्टमेंट स्टोरेज के लिए यूज़ हो रहा है। भाई आज भी लोग क्या करते हैं, आज भी बहुत जगह लोग अपने घरों में स्टोर हाउस बनवाते हैं, उसमें सामान रखते हैं सारा। तो मेहरगढ़ में भी वही है भैया। देखिए रेक्टेंगुलर हाउसेस बने हैं, सब में अलग अलग 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट हैं, जिसमें से एक कंपार्टमेंट लोग स्टोरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। और भाई हमें क्या जानकारी मिली कि जब वहाँ के लोगों को, देखिए यहाँ पे एक कब्र मिल रही है, ठीक है, और कुछ स्केलेटन है। हमें ये जानकारी मिलती है कि वहाँ के लोगों का ऐसा बिलीफ था कि भाई जब कोई आदमी मर जाए तो उसके साथ उसकी बकरियों को भी दफन कर दो। क्यों? क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद वो जिस भी वर्ल्ड में जाएंगे वहाँ पे ये उसके कैटल उसको फूड प्रोवाइड करेंगे इन देयर नेक्स्ट वर्ल्ड। आइए पढ़ते हैं। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. जब लोग मरते थे तो पीपल्स और फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स उनको रिस्पेक्ट या ट्रिब्यूट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम perhaps in the belief that there is some form of life after death. That means life after death वो बिलीव करते थे कि भाई कुछ और नेक्स्ट वर्ल्ड है जहाँ पे ये मरने के बाद जाएंगे। ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट। तो लोगों को दफनाया जाता था, ब्यूरियल। ओके, जलाते नहीं थे, ब्यूरी करते थे। ओके, ब्यूरियल इज वन सच अरेंजमेंट। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ पे बहुत सारी ब्यूरियल साइट मिली है। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गोट्स विच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड इन दी नेक्स्ट वर्ल्ड। एक जगह भाई ऐसा देखने को मिला कि भाई एक आदमी को उसकी बकरियों के साथ, गोट के साथ दफनाया गया है। क्यों? ताकि गोट जो है वो उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में, लाइफ आफ्टर डेथ, जो भी उसके बाद वर्ल्ड है, वहाँ पे उसको खाना वगैरह प्रोवाइड करेंगी। ठीक है,
मिल्क वगैरह प्रोवाइड करेंगी। अब यहाँ दोस्तों लेवल के बारे में बताया गया, देखिए लेवल 1, 2, 3, 4, तो दो ही तरह के लेवल हैं, अर्लियर और लेटर लेवल। अब देखिए सबसे पहले लोगों ने, देखिए यहाँ पे 4 लेयर बनी है, माउंट बना है, टीला टाइप का बना है। सबसे पहले लोग लोअर लेयर में यहाँ पे स्टार्ट हुए, रहना स्टार्ट हुए, लोअर जो है इसको हम लेटर लेयर भी बोल सकते हैं, लेटर लेवल। भाई लोग यहाँ पे रहना स्टार्ट हुए। अब जब लोग यहाँ पे रहेंगे तो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होगा, घर बनेंगे टूटेंगे, जिससे इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। अब उनका सेटलमेंट आ गया थर्ड पे, तो ये आपका हो गया लेटर लेवल और ये आपका हो गया अर्लियर लेवल। ऐसे ही लेवल 3 पे जो लोग रहेंगे वो भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, घर बनाएंगे, तो इनका लेवल और ऊंचे होगा। ओके, फिर लेवल 2 पे आएंगे, लेवल 2 पे आएंगे, फिर ऐसे करते करते लेवल 1 पे आएंगे। तो जो लेवल ऊपर है वो अर्लियर है, जो लेवल नीचे है वो लेटर है। आइए पढ़ते हैं। When archaeologists are digging at an excavation site, how do they know which level is earlier and which is later? तो भाई उनको मान लिया कोई उनको बोन मिली फोर्थ या फोर्थ लेवल से, ओके, या फिर थर्ड से, तो वो कैसे पहचानेंगे कि भाई कौन सी बोन ज़्यादा पुरानी है, कौन सी बोन ज़्यादा नहीं है? तो वो हाइट से पहचान रहे हैं कि भाई जो जो बोन ज़्यादा नीचे मिली वो ज़्यादा पुरानी है, जो ऊपर मिली वो थोड़ी नहीं है उससे। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग ऑन अ फ्लैट लैंड, मान लिया लोग पहले फ्लैट लैंड में रहना स्टार्ट किया लोगों ने, ओके। ओवर द ईयर्स द सरफेस विल ग्रेजुअली राइज, धीरे धीरे जो सरफेस है वो अपने आप राइज करेगा, बिकॉज पीपल डिस्कार्ड वेस्ट मटेरियल एंड जनरली स्टे एंड रिबिल्ड हाउसेज इन द सेम प्लेस। लोग जो है वेस्ट मटेरियल डिस्कार्ड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और अपने घर को तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं। आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स दिस लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंट, और धीरे धीरे वो जगह माउंट के फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी और ऊंची हो जाएगी। So when this mound is dug up, what is found from the upper layers of the mound is generally from a later time. Okay, तो जब इस माउंड को खोदा जाएगा, एक्सकेवेशन होगा, तो इसमें चीज़ें कहाँ की मिलेंगी? इसमें चीज़ें मिलेंगी फोर्थ यानी फ्लैट लैंड की, लेटर लेवल की। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे जैसे लोगों का सेटलमेंट हो रहा है, सबसे पहले फ्लैट लैंड, फिर उन्होंने कुछ डिस्कार्ड किया वेस्ट, बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट किया, तो उसका लेवल राइज हो गया। तो अब जो कुछ मिलेगा लेटर लेवल में वो यहाँ मिलेगा, फिर 4 से 3 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे। इस तरह से लेवल क्रिएट होते हैं। अब यहाँ इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, लुक एट द लेवल 2, लेयर्स 2 एंड 3, विच डू यू थिंक इज द अर्लियर लेवल? भाई 2 जो है ऊपर है 3 के, तो 2 अर्लियर लेवल है और 3 लेटर लेवल है। बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर हमारा बस खत्म ही होने वाला है। नेक्स्ट है दाओजली हेडिंग, ये भी एक जगह है भाई, ब्लू स्क्वायर वाली, चैप्टर 2 में न्यूलिथिक साइट है। दिस इज अ साइट ऑन अ हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, ब्रह्मपुत्र वैली के पास ही एक साइट है। क्लोज टू द रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार, चाइना और म्यांमार के पास है। यहाँ से भी बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले, मोर्टार्स और पेसल्स मिले, जिससे ग्रेन ग्राइंड किए जाते थे, अभी पढ़ा था हमने मेहरगढ़ वाले में, यहाँ से भी मिले। These indicate that people were probably growing grain and preparing food from it। भाई ग्रेन को अगर पीस रहे हैं इसका क्या मतलब है कि भाई वो ग्रेन से कुछ और बनाएंगे, प्रिपेयर कर रहे हैं फूड उससे। अदर फाइंड्स इंक्लूड जेडाइट, जेडाइट क्या है? एक पत्थर है जो चाइना से उस समय के लोग लाते थे, ठीक है। ऑल्सो कॉमन आर फाइंड ऑफ टूल्स मेड ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल वुड, एंशियंट वुड दैट आर हार्डेड इनटू स्टोन एंड पॉटरी। और उस समय क्या मिला? फॉसिल वुड मिला। फॉसिल वुड क्या होता था? एंशियंट वुड दैट हैज हार्डन इनटू स्टोन, ठीक है, बहुत पुरानी लकड़ी जो धीरे धीरे ओवर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड टेम्परेचर एक बहुत हार्ड स्टोन बन गई। और पॉटरी मिली, ये सब चीज़ें मिली। एल्सवेयर, और कहाँ का चीज़ें मिली और कहाँ का साइट्स मिली? टर्की में भी नियोलिथिक साइट मिली, कौन सी? कैटल ह्यूक, जो कि टर्की की नियोलिथिक साइट है, ठीक है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंसेस, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें मिली जो अलग अलग जगह से लाई जाती थी। जैसे फ्लिंट मिला, फ्लिंट एक तरह का पत्थर है। कावरीज फ्रॉम द रेड सी, कावरीज क्या है? शेल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, डेकोरेटिंग पत्थर, शेल्स टाइप के। शेल्स मिले मेडिटेरेनियन सी से, एंड यूज्ड इन दी सेटलमेंट, तो ये सब चीज़ें मिली और लोगों को सेटलमेंट में फ़ायदा मिला। तो कावरीज से बेसिकली क्या बनाते थे?
ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते थे भाई, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, शेल से भी क्या बना रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। ओके, उस समय कार्ड्स नहीं होते थे। ओके, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरीड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाय पीपल। उस समय लोगों को भाई कार्ड के बारे में, जो पहिया वाली गाड़ी होती थी उसकी जानकारी नहीं थी, तो लोग भाई क्या करते थे, लोग जो कैटल होते थे उनकी पीठ पे बांध बांध के ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। वॉट डू यू थिंक कावरीज एंड शेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। भाई कावरीज और शेल्स जो होते थे वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आते थे। वो कम्युनिटी का एक सिंबल भी हुआ करता था कि भाई इस पर्टिकुलर कोई ऑर्नामेंट या भाई गले में कोई बड़ी सी माला पहन रखी है तो वो उस कम्युनिटी का सिंबल है कि भाई ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, और किसी ने दूसरी तरह की ऑर्नामेंट पहन रखी है तो भाई वो दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। खूब मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है आप सबको पढ़ा करके। आप भी बहुत मन से पढ़िए। ओके, बाय बाय।